नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो अफगान वॉर्स के बारे में। 3 एंग्लो अफगान युद्ध हैं, तीनों का समय काल थोड़ा दूर दूर था, इसीलिए मैंने इनको उस समय नहीं पढ़ाया। कहा था कि एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक साथ सब फैक्ट्स याद रखने में आसानी रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीनों एंग्लो अफगान वॉर्स के बारे में। तो ये आखिरी टॉपिक है जो 19वीं सदी का एक रह जाएगा हमारा, इसको हम कवर कर लेंगे आज। और अगेन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के साथ। तो मैंने पिछले लेक्चर में सूरज स्प्लिट तक कवर कर लिया था और सूरज स्प्लिट के बाद जो रेवोल्यूशनरी गतिविधियां उनका फेज 1 है वो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 33 में। अगर आप अनअकैडमी पर मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं उपलब्ध हूं महिपाल राठौड़ हैंडल पर। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में इस वक्त 4 ऑफर्स हैं जिनको हमने कंटिन्यू करा है। पहला, आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे। दीज नोट्स आर प्रिंटेड मटेरियल वर्थ 10,000 रुपीज। सेकेंड, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत आपको जुलाई तक वैलिडिटी अगले साल की मिल जाएगी, यानी कि आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी मिलेगी। तीसरा, आप चाहें तो ईएमआई ऑप्शन पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और चौथा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो यहां पर आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस मिलेंगी और ये सारे ऑफर्स अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। आई डू नॉट नो टिल व्हेन दे विल बी कंटिन्यूड। सो अभी आपको बेस्ट मौका है अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं। तो अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको ये वाले जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं ये पे नहीं करने हैं। यू विल हैव टू पे दिस प्राइस फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस और आइकॉनिक में आपको क्लासेस प्लस एक पर्सनल मेंटोर मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको अब ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहां पर किस टीचर से पढ़ाई करूं। आपको केवल एक बैच में एनरोल करना है। हर महीने नए बैचेस बनते हैं और इन्हीं बैचेस में जो मई का बैच है इसमें आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप चाहें तो इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी भी आप कर सकते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल को साथ में अवेल करके। यहाँ पर भी आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड महिपाल। एसएससी, बैंक, रेलवेज और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी अनअकैडमी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनके सब्सक्रिप्शंस को भी अवेल कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप unacademy.com वेबसाइट या फिर ऐप को देखें। आइए शुरुआत करते हैं 19वीं सदी के एशिया के मैप के साथ। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश भारत के अंदर अपना दबदबा अच्छे से जमा चुके थे। यहां पर चाइना में चिंग डायनेस्टी थी और रशिया में जार रूल कर रहे थे। जार वहां के राजा थे। सीजर, जार, ये सब एक ही वर्ड से निकले हुए शब्द हैं। तो जारिस्ट रशिया जो है वो 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा था टुवर्ड्स ईस्ट एंड टुवर्ड्स साउथ। मतलब उनका साउथ है, हमारा तो नॉर्थ होगा। लेकिन जारिस्ट रशिया के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनके पास जितनी भी कोस्टलाइन थी वो सर्दियों में जम जाती है। तो इसीलिए उनके पास पूरे साल समुद्र को एक्सेस करने का कोई तरीका या रास्ता नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रशिया को नजर आता था यहां पर एशिया का तट जो सीधा ईरान या अफगानिस्तान से होते हुए इनको यहां पर एक्सेस दे देगा समुद्र को। लेकिन इससे ब्रिटिश इंडिया को चिंता हो गई कि कहीं रशिया ब्रिटिश इंडिया पर हमला ना कर दे इस समुद्री रास्ते के या समुद्री बंदरगाह की खोज के लिए। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश को यह लगा कि अगर हमें भारत को सेफ रखना है तो या तो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना होगा या फिर अफगानिस्तान से पूरी तरह दोस्ती करनी होगी, यानी दोनों में से एक चीज कर लो। कुल मिलाकर रशिया को यहां रोक लो, अफगानिस्तान को एक बफर बना लो। तो इस प्रकार से शुरू होता है 19वीं सदी का ग्रेट गेम। इस पूरी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को 19वीं सदी का ग्रेट गेम कहा जाता है क्योंकि ये ग्रेट एम्पायर्स के बीच में था। एक तरफ था जारिस्ट रशिया जो सबसे बड़े लैंड एम्पायर्स में से एक है और दूसरी तरफ था नेवल सुपर पावर दुनिया का ब्रिटिश एम्पायर। तो इन दोनों के बीच में ये ग्रेट गेम चल रहा है जो कि पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स को चेंज। इस ग्रेट गेम की शुरुआत होती है 1807 में ट्रीटी ऑफ तिलसित से। यूरोप में इस ट्रीटी के तहत फ्रांस और रशिया ने आपस में संधि कर ली और इस फ्रैंको रशियन अलायंस से ब्रिटेन को खतरा हो गया। उन्हें लगा कि ये दोनों मिलकर कहीं इस समुद्री तट के लिए ब्रिटिश इंडिया पर हमला ना कर दें, जो कि एक बहुत ही लेजिटिमेट उनका कंसर्न था क्योंकि रशिया एक्चुअली में प्लान कर रहा था कि या तो पर्शिया या फिर अफगानिस्तान के माध्यम से हम यहां पहुंच जाएं, इस तट पर हम अपना कब्जा जमा लें, यहां से हमें हमेशा 12 महीने समुद्री एक्सेस मिल जाएगा। तो होता यह है कि लॉर्ड मिंटो जो उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अपने डेलीगेशंस को भेजा सारे बॉर्डर किंगडम्स में। याद रखना उस समय यहां पर सिख एम्पायर, सिंध, ये सब इनके कंट्रोल में नहीं आया था। तो इन दो के पास अफगानिस्तान और पर्शिया, ये सारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, इनके पास ब्रिटिश एम्पायर ने यहां कैलकाटा से अपने दूत को भेजा। किसको कहां भेजा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटकाफ, एल्फिंस्टन, मैल्कम, निकोलस स्मिथ, आपको बस ये याद रखना है कि किनके पास ये दूत भेजे गए। तो लाहौर, काबुल, तेहरान और सिंध में अपने दूत को भेजकर सबसे बात करी गई
कि देखो रशिया इन्वेड कर सकता है। रशिया लगातार सेंट्रल एशिया पे भी अपना कब्जा जमा चुका है, आप देख ही रहे हो पिछले 10-20 सालों से क्या चल रहा है। तो अभी हमें भी सावधान रहना होगा, और अगर कभी कोई खतरा होता है तो आप लोग हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ लेना। तो ब्रिटिश इंडिया ये कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान में वो अपना इन्फ्लुएंस अच्छे से जमा ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ईरान से ज्यादा उन्हें लग रहा था कि खतरा अफगानिस्तान को है, क्योंकि ईरान तो फिर भी थोड़ी सी पावरफुल डायनेस्टी के अंडर में था, लेकिन यहां पर अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान पे हमला करने के चांसेस इनके ज्यादा थे। और मान लो अगर वो ब्रिटिश इंडिया पर ही हमला करते हैं तो रास्ता अफगानिस्तान से होकर जाता है, ना कि तेहरान से होकर। अब इस समय अफगानिस्तान में किसका शासन था? आपको याद है 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई हुई थी मराठास की। वही अहमद शाह अब्दाली जिसने मॉडर्न डे अफगानिस्तान की स्थापना करी थी, दुर्रानी एम्पायर की स्थापना करी थी, उसी का वंश यहां पर राज कर रहा था। तो अब्दाली का जो पोता था शाह शुजा दुर्रानी, वो 1809 तक गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसके बहुत सारे भाई भतीजा थे, तो ये आपस में इनके बहुत चलता रहता था कि कोई किसी को हटाकर तख्त पर बैठ रहा है, कोई किसी को हटा देता है लड़ाई में। मतलब बहुत इंटरनल इनमें लड़ाई चल रही थी पूरे खानदान में, और ये आगे अगले 100 साल तक चलती रहेगी। तो शाह शुजा को 1809 में इसी के एक भाई ने गद्दी से हटा दिया और वो खुद गद्दी पर बैठ गया। तो शुजा भागकर कहां आ जाता है? पंजाब में। अब वैसे पंजाब में सिख एम्पायर और अफगान्स की ट्रेडिशनली बनती नहीं थी, लेकिन अब वो पड़ोसी थे और दुश्मन थे अफगान्स के, तो भी ये इनके पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़े टाइम यहां रख लो। तो रणजीत सिंह ने इसको अपने पास पनाह दे दी। 1813-14 में ये रणजीत सिंह के पास रहा, लेकिन रणजीत सिंह ने इससे कोहिनूर ले लिया। तो ये कोहिनूर अपने साथ लेकर आ गया था भागकर। तो कोहिनूर इससे ले लिया गया। रणजीत सिंह की कैप्टिविटी में था ये, प्रैक्टिकली इसको घर वर दे दिया रहने के लिए अच्छे से, लेकिन ही वॉज अ कैप्टिव ऑफ रणजीत सिंह। तो इसको 1-2 साल में समझ में आ गया कि ये रणजीत सिंह जो है ये मेरी मदद नहीं करने वाले हैं, तो आई शुड गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाह शुजा जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, पर ईस्ट इंडिया कंपनी तो और ज्यादा समझदार थी। कंपनी ने कहा कि आप एक काम करो, घर बार ले लो, हर महीने पैसे ले लो, आराम से रहो, शानो शौकत के साथ यहीं रहो पंजाब में, मतलब हमारे वाले पंजाब एरिया में, और जब वक्त आएगा टाइम देखेंगे आराम से अटैक करेंगे, अभी आप अटैक नहीं करना है। तो शाह शुजा जो है वो बहुत सालों तक भारत में बैठा रहा, 10-15 सालों तक भारत में रहता है, और उसको लगा कि कभी ना कभी तो वक्त आएगा, और धीरे धीरे वक्त आता भी है। तो देखें कैसे वक्त आता है और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इनका इस्तेमाल करती है। अब 1828 में क्या होता है कि ईरान और रशिया के बीच में एक लड़ाई होती है, और रशिया यहां पर ईरान का काफी एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया को और ज्यादा डर सताने लगा कि अब अगला टारगेट इनका अफगानिस्तान ही होने वाला है। और इनको पता था कि देखो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़ों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार हिंदू कुश को क्रॉस कर लिया तो फिर आसानी से यहाँ खैबर पास या फिर यहां पर स्थित बोलन पास से ब्रिटिश इंडिया या फिर पंजाब वाले टेरिटरी में एंटर किया जा सकता है। तो ब्रिटिश ने एक नेचुरल बॉर्डर तलाश करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करी। इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि इन्होंने कोशिश करी कि रशिया जो है अफगानिस्तान में रुक जाए। तो इसके लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने सिंध और अफगानिस्तान दोनों के साथ संधि करने की कोशिश करी। इस प्रोसेस में इन्होंने आगे चलकर सिंध को तो एनेक्स ही कर लिया पूरा, आपको मैंने कहानी बताई दी थी एंग्लो सिंध वॉर की, और अफगानिस्तान जो है इसको अपने कंट्रोल में लाने की पॉलिसी एक करने लगे। तो ऑकलैंड का ये विचार था कि मैं फॉरवर्ड पॉलिसी चलाऊंगा, क्योंकि ऑकलैंड को बहुत डर था कि रशिया अटैक कर देगा। और इसी को बताते हुए कार्टून भी है यहाँ पर कि कैसे ये भालू ऑकलैंड को नचा रहा है अपनी धुन पर, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो ये ग्रेट गेम को दर्शाते हुए इस प्रकार के कई सारे पोस्टर्स ब्रिटिश मीडिया में 19वीं सेंचुरी में छपा करते थे। तो ऑकलैंड ने क्या तय किया कि मैं फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाऊंगा। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि आप दुश्मन को आगे आने से पहले मौका ही मत दो, आप खुद आगे चलकर एकदम फॉरवर्ड पोस्ट को अक्वायर कर लो, हथियार लो। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी जो है, इसके तहत इन्होंने ये प्लान किया कि हम पहले ही अफगानिस्तान में आगे बढ़कर फॉरवर्ड बढ़कर रशिया को रोक लेते हैं, कि रशिया को आने का मौका नहीं देते, हम पहले ही अफगानिस्तान में अपना बॉर्डर तय कर लेते हैं, अपना इन्फ्लुएंस वहां बढ़ा लेते हैं, और रशिया के और अफगानिस्तान के राजा को अपनी साइड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भविष्य में होने वाले रशिया के हमले को रोक सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू करी, तो तत्कालीन अमीर ऑफ अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद, इन्होंने ये कहा कि हमें पेशावर चाहिए। पेशावर एक बॉर्डर सिटी रहा है हमेशा से अफगानिस्तान के अंडर में, और उस समय उस पर सिख एम्पायर का कंट्रोल था, और पेशावर को जो कंट्रोल करता है वो हिंदू कुश के एक्सेस को कंट्रोल करता है, क्योंकि पेशावर से ही थोड़ी सी दूर खैबर दर्रा है जहां से आप अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हो। तो पेशावर एक हिस्टोरिकल कैपिटल भी रहा था, कई बार सर्दियों में कैपिटल यहां भी शिफ्ट हो जाता था अफगान्स का। तो ऐसे में दोस्त मोहम्मद ने कहा कि हमें पेशावर दिलवा दो, सिख एम्पायर से आपकी दोस्ती है और हम आपकी मदद कर देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सिख एम्पायर कभी भी पेशावर जितने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शहर को नहीं देगा।
तो जब दोस्त मोहम्मद के साथ इनकी बातचीत नहीं बनी तो इन्होंने अपना रुख किया किसकी तरफ, जो सालों से बैठकर फ्री का माल खा रहे थे शाह शुजा, उनकी तरफ। तो इन्होंने ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन करी जिसमें 3 लोग थे, रणजीत सिंह, सिख एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह शुजा। अब शाह शुजा के पास तो कोई सेना नहीं है, कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, क्लेम है कि मैं दुर्रानी एम्पायर का वंशज हूं, मैं पहले भी गद्दी पर बैठा था और मेरा यहां पर अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है टू द अफगान थ्रोन एट काबुल। तो इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर शाह शुजा को गद्दी पर बिठाएंगे। बदले में इन्हें क्या मिलेगा, ब्रिटिश पूरी तरह से आश्वस्त थे कि शाह शुजा जो इतने सालों से हमारे मेहमान बने हुए हैं, ये राजा की गद्दी पर बैठने के बाद फॉरेन पॉलिसी तो हमें ही दे देंगे। ये इनसे पहले ही डील हो गई थी। शाह शुजा ने कहा ओके ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और शाह शुजा अपना सिंध के ऊपर क्लेम भी छोड़ देंगे। पहले क्या था कि जो सिंध के अमीर थे वो अफगान एम्पायर के अधीन आते थे, तो ये भी इनसे डील कर ली गई कि अब आप सिंध के अमीर से कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लोगे, किसी प्रकार की सुजरेनिटी आपकी वहां पर नहीं है, यू विल नॉट आस्क फॉर अ ट्रिब्यूट। और दूसरी तरफ सिख एम्पायर को क्या फायदा है, तो देखो सिख एम्पायर और अफगान के बीच में ट्रेडिशनली लड़ाई चलती आ रही थी। तो शुजा ने कहा कि मैं आपका जो भी एम्पायर है उसको रिकॉग्नाइज करूंगा कि इंडस नदी के राइट साइड पे जो भी आपकी एम्पायर है वो सब आपका रहेगा, हम कभी भी उस पर भविष्य में क्लेम नहीं करेंगे और आप पर अफगान हमला नहीं करेंगे। तो ट्राईपार्टाइट ट्रीटी में सब कुछ बढ़िया था, सब खुश थे। शुजा को उसकी गद्दी मिल रही थी, सिख एम्पायर को शांति मिल रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बफर स्टेट मिल रहा था। तो इस ट्राईपार्टाइट ट्रीटी के बाद में सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी की कंबाइंड फोर्सेस 1839 में एंटर करती हैं अफगानिस्तान को, यहां से बोलन पास से। तो सबसे नजदीक यहां पर शहर आता है कंदहार, उसके बाद उत्तर की तरफ आता है गजनी, फिर आता है काबुल। तो इन सभी शहरों पर एक एक करके इन्होंने हमला किया। तो 1839 में मार्च अप्रैल वाला जो समय होता है, स्प्रिंग टाइम, उस समय इन्होंने अपनी आर्मीज भेजी, क्योंकि बाकी सर्दियों के महीनों में ये सारे पासेस जो हैं बर्फ से बंद रहते हैं। अटैक करना सर्दियों में अफगानिस्तान में इम्पॉसिबल है, गर्मी में ही आप कोई भी आर्मी कैंपेन चला सकते हो। तो ब्रिटिश फौजों ने कंधार और गजनी तो बड़े आसानी से जीत लिए। इनफैक्ट गजनी तक तो उन्हें लगा कि यहां पर कोई स्ट्रगल ही नहीं हो रहा है, हमें कोई सामने से ऑपोजिशन ही नहीं मिल रहा है। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी काबुल की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। अब आगे बढ़े उससे पहले आप एक बात ये समझिए कि अफगानिस्तान एक बहुत ही बड़ा ट्राइबल कंट्री है। अफगानिस्तान में एक समान एक एथनिक ग्रुप के एक कल्चर वाले लोग नहीं रहते हैं। अफगानिस्तान में बहुत सारे कबीलाई लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, कईयों की भाषा अलग है, एथनिसिटी भी अलग है। उत्तरी एरिया में उज़्बेक और ताजिक लोग रहते हैं, यहाँ पर पठान या पख्तून लोग रहते हैं। इस प्रकार के वेरियस यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पर कोई भी रूल करता है तो वो काबुल से रूल कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका हर एरिया में रूल है, वो इन एरियाज में अपने ट्राइबल कनेक्शंस के कारण रूल करता है। अफगानिस्तान में कोई भी रूलर रहा हो, वो ट्राइबल ग्रुप्स के साथ जब तक अच्छा तालमेल नहीं रखेगा तब तक वो हमेशा हार जाएगा। तो यही होता है किसके साथ, दोस्त मोहम्मद के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें काबुल पहुंच जाती हैं बड़ी आसानी से, और काबुल आकर उन्होंने क्या करा कि आसपास के जितने भी ट्राइब्स हैं उनको सबको पैसा देकर, ब्राइब्स देकर अपने सपोर्ट में ले आए। ये भी कहा कि देखो शाह शुजा तो हमारे साथ है, ये दोस्त मोहम्मद तो तुम्हारी गद्दी हथिया कर बैठा है, ओरिजिनल राजा तो कौन है, शाह शुजा। ऐसे में दोस्त मोहम्मद खान चारों तरफ से घिरा हुआ है काबुल में, ही सरेंडर्स और शाह शुजा बना दिया जाता है अमीर ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये क्या करते हैं, काबुल से निकलकर उत्तरी एरियाज में जाकर एक नई आर्मी रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं दूर दराज के एरिया से, और इसी आर्मी को लेकर वापस आते हैं और अब ट्राइबल्स को अपनी साइड कर लेते हैं। इसके कारण अफगान ट्राइब्स शाह शुजा के खिलाफ बगावत कर देती हैं। एक रीजन और था, ये जो शाह शुजा है ना, ये कोई इतना अच्छा रूलर नहीं था, ना इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी थी, और ये बहुत ही क्रूर शासक था। जब आप इतिहास के क्रूर शासकों के नाम सुनते हो ना, तो उसमें जितने भी उनमें से गुण होते हैं वो सारे इस व्यक्ति के अंदर थे। मतलब ये इतना शॉर्ट टेम्पर्ड था कि अपने ही नौकरों के हाथ पांव कटवा दिया करता था। अगर इसको कोई पानी का गिलास देर से लाकर देता था तो उसकी उंगलियां कटवा दी। इस तरह की इसकी हरकतें थी, तो इसको ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करते थे, खास करके इसके जो क्लोज एडवाइजर्स थे। तो शाह शुजा का खुद का जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा नहीं था पर्सनल लेवल पर, और ही वॉज नॉट अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक्चुअली में शाह शुजा केवल नाम का अमीर था, और 1-2 सालों के लिए पूरी काबुल की सत्ता ब्रिटिश ऑफिसर्स ही चला रहे थे। तो ऐसे में अफगान ट्राइबल्स जो हैं वो इस बात से भी नाराज थे कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो तो अंग्रेज चला रहे हैं, तो फिर इसमें शुजा का क्या रोल है। फिर से अफगान्स जो हैं वो काबुल को जीत लेते हैं। लेकिन जितने आसान शब्दों में मैंने आपको ये कहानी सुनाई है ना अभी, कि कैसे ट्राइबल्स काबुल को जीत लेते हैं, वो उतनी ही दुख भरी कहानी है अंग्रेजों के लिए।
तो काबुल में उनको लगने लग गया था कि वो हारेंगे, तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ एक समझौता कर लिया, उन्होंने ट्रीटी कर लिया आसपास के जो अफगान चीफ्स थे और दोस्त मोहम्मद के साथ जो थे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से पीसफुली निकलने दो, हम चले जाएंगे, हम काबुल में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इनके 5,000 कुछ सैनिक और सब लोग थे, घर बार बीवी बच्चे भी ले आए थे कई सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, 2 साल हो गए थे ना 1839 से 41। तो इन्होंने सबने कहा कि हम आराम से यहाँ बाहर चले जाएंगे और वापस भारत की तरफ हम निकल पड़ेंगे, आप हमें जाने दो। तो एक बार ये काबुल से तो निकल गए, लेकिन जो इनकी रिट्रीट थी उसमें रास्ते में वो जो सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको ये पैसे वैसे देकर अपनी साइड कर चुके थे, अब ये इनकी तरफ नहीं थे। तो रास्ते में इनकी पूरी फौज को खत्म कर दिया और सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था, एक डॉक्टर जिंदा बचा था, वो पहुंचा था पेशावर तक, बाकी सब रास्ते में मार दिए गए। तो ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए वन ऑफ द वर्स्ट रिट्रीट्स था पूरे इतिहास में उनके। मतलब इसको जब इसने आके कहानी सुनाई ना, तो पहली बार तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कुछ दिन तक तो, कि ऐसे थोड़े ना हो सकता है कि 5,000 सैनिक सबके सब मार दिए गए रास्ते में और केवल तुम बचे हो अकेले। पहले तो इसको सोचा कि ये भाग कर आया है, फिर लेकिन उसकी कहानी एक्चुअली में उन्होंने जांच पड़ताल कराई, पता किया आगे अपने गुप्तचरों द्वारा, तो पता चला कि पूरी कहानी सच है। तो इससे पूरे ब्रिटिश एम्पायर में खलबली मच गई कि इतनी बड़ी फौज गई थी अफगानिस्तान और लौटा केवल एक व्यक्ति, और काबुल भी हाथ से चला गया। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी काफी बौखला गई थी और इन्होंने फिर से एक फौज भेजी 1842 में काबुल पर हमला करने के लिए। लेकिन इस बार वो पिछली बार का सबक सीख चुके थे कि काबुल को तो जीत लो, लेकिन इस देश को चलाना बहुत मुश्किल है, इसको हम यहां बैठकर नहीं चला सकते जब तक सारे ट्राइबल ग्रुप्स हमारे साथ में नहीं है और कोई लोकल व्यक्ति, अच्छा लोकल व्यक्ति राज नहीं कर रहा हो। तो इन्होंने क्या करा, काबुल पे जाकर लड़ाई करी, जीत लिया, लेकिन अल्टीमेटली दोस्त मोहम्मद को ही ये बना देते हैं अमीर और कहते हैं कि ठीक है हमारा कहना वहना मान लिया करो। दोस्त मोहम्मद हंसते हंसते कहता है कि हाँ मान लेंगे, चलो अब जाओ, और ईस्ट इंडिया कंपनी काबुल से फिर से विड्रॉ कर लेती। तो ये वाला तो खाली इनका एक प्यूनिटिव कैंपेन था कि केवल पनिशमेंट देने के लिए हम कैंपेन पर जा रहे हैं। जीत तो गए वहां पर, लेकिन ये जो 1841 में इनकी करारी हार हुई थी ना, इसके कारण लॉर्ड ऑकलैंड की नौकरी भी चली गई, ऑकलैंड को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और उसकी जगह भेजा गया एलन ओब्रो को। एलन ब्रो जो है, इसने अफगानिस्तान की पूरी पॉलिसी बदल दी। इसने कहा कि हमें काबुल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो एलन ब्रो के कहने पर ही यहाँ पर काबुल में जाकर बस वो लड़ाई लड़कर दोस्त मोहम्मद के साथ बातचीत करके ट्रीटी करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो काफी मिक्स सा रहा था। शुरुआत में अंग्रेजों को बहुत अच्छी सफलताएं मिली, काबुल में वो लोग 2 साल अपना राज भी चला लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे लॉन्ग टर्म फायदा इनको कुछ भी नहीं हुआ एंड दे हैड टू रिट्रीट बैडली फ्रॉम काबुल। और ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर की वन ऑफ द वर्स्ट रिट्रीट्स है ये इतिहास में जो दर्ज है। 1.5 करोड़ रुपए उस समय के अनुसार ये खर्च होते हैं इनके, और 20,000 के आसपास सैनिक लौट कर आया था केवल एक। तो इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर से सबक सीखकर अंग्रेजों ने अगले 40 साल तक कभी आंख उठाकर भी अफगानिस्तान की तरफ नहीं देखा। इनफैक्ट जॉन लॉरेंस जो 1864 से 69 तक वाइसरॉय था, उसने तो इसको एक ऑफिशियल पॉलिसी का नाम दे दिया। उसने कहा कि हम फॉलो कर रहे हैं मास्टरली इनएक्टिविटी को, कि कुछ ना करके भी हम मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि जब तक अफगान ट्राइब्स एकजुट नहीं है, उनको रूल करने वाला कोई एक अच्छा शासक नहीं है, तब तक अफगानिस्तान को होल्ड करना इम्पॉसिबल है। ये जॉन लॉरेंस जैसे समझदार लोगों को समझ में आ गया था। इनफैक्ट ये चाहते तो 1863 में इंटरवीन कर सकते थे, क्योंकि दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है एक अच्छे लंबे शासन के बाद, और दोस्त मोहम्मद के बहुत सारे बेटे थे, सब में झगड़ा हो जाता है कि कौन बनेगा अगला अफगानिस्तान का रूलर। तो ये चाहते तो उस समय बड़े आराम से इंटरवीन करके वहां पर गृह युद्ध के बहाने अफगानिस्तान पर कंट्रोल जमा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। लेकिन अंग्रेज इतने भी भोले नहीं थे। इन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ पहले से ही बात कर रखी थी कि अब आप रशिया से मदद नहीं मांगोगे। तो इनका ये कहना था कि हम तब तक शांत बैठेंगे, तब तक इनएक्टिविटी वाला फेज रखेंगे जब तक हमारे बॉर्डर पर शांति है। इफ देयर इज पीस एट फ्रंटियर, तब तक अफगानिस्तान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर अफगानिस्तान के सिविल वॉर में कोई बाहर से मदद नहीं मांगता तब तक हम ओके हैं। ऐसा नहीं कि आपके गृह युद्ध में आप रशिया से, ईरान से मदद मांग लो, अपना अंदर अंदर मैटर सेटल कर लो। अगर बाहर से मदद मांगोगे तो फिर हम भी आएंगे। तो दोस्त मोहम्मद की डेथ के बाद उसका बेटा शेर अली बन जाता है अफगानिस्तान का नया शासक। शेर अली एक बहुत ही मॉडर्न सोच वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अफगानिस्तान को काफी चेंज करने की कोशिश करी। 1863 के बाद से इन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन आए और बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करी, और इन कोशिशों में ब्रिटिश इंडिया इनको सपोर्ट ही कर रहा था। मतलब लॉरेंस ने तो इनके साथ दोस्ती वोस्ती करने की भी पूरी कोशिश करी थी। लेकिन लॉर्ड लिटन के आने के बाद चीजें थोड़ी बदल जाती है। लिटन भारत कब आया था? 1876 में। तो लिटन ने आकर एक नई पॉलिसी चेंज कर दी। इसका नाम था पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, कि हम शांत हैं, वी आर रिजर्व्ड, लेकिन हम प्राउड हैं। हम ऐसे नहीं है कि तुमसे डर के चुपचाप बैठे हैं। तो लिटन का ये कहना था कि देखो, शेर अली से दोस्ती करके आप ये नहीं सोच सकते कि आपका बॉर्डर सिक्योर हो गया। शेर अली अपनी जगह अपना काम कर रहा है
और वो तब तक हमारे सपोर्ट में जब तक उसके लिए चीजें फेवरेबल है। हमें एक प्रॉपर साइंटिफिक बॉर्डर की जरूरत है, साइंटिफिक फ्रंटियर चाहिए कि ये पहाड़ हमारा ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर होगा या ये नदी हमारा बॉर्डर होगा, और हमें अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को सेफ गार्ड करना होगा। और ये सेफ गार्ड केवल दोस्ती के मामले से नहीं हो सकता है। तो लिटन जो है वो कोशिश करने लगा कि कैसे अफगानिस्तान पे दबाव बनाया जाए, और इसके समय में अफगानिस्तान और भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के बीच के रिश्ते थोड़े से खराब होने शुरू होते हैं। अब रशिया इस समय फिर से मौका ढूंढ रहा है कि पहले तो हम चूक गए, अब मौका देखते हैं कि चलो फिर से यहां अफगानिस्तान में ट्राई मार लेते हैं अगर कुछ होता है तो रशिया ने क्या करा, 1870s की बात है ये, जबरदस्ती अपना एक दूत भेजने की कोशिश करी। मतलब शेर अली ने रशिया से ना तो मदद मांगी, ना कोई दूत मांगा, ना कोई बातचीत करनी चाहिए, जबरदस्ती रशिया ने अपना एक पूरा डेलीगेशन भेजा गिफ्ट के साथ, बहुत सारे गिफ्ट थे, और अफगानिस्तान के बॉर्डर में वो एंटर हो गया। उनको अफगानिस्तान में एंटर होने से रोकने की भी कोशिश करी गई, लेकिन वो जबरदस्ती घुस आए। ये देखकर ब्रिटिश काफी नाराज हो जाते हैं। ब्रिटिश कहते हैं कि जब रशिया का डेलीगेशन तुम ले रहे हो तो फिर ये तो फॉरेन सपोर्ट हो गया, तो हम भी वहां पर आएंगे, अनइनवाइटेड आएंगे, हमारा भी डेलीगेशन एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन शेर अली ने मना कर दिया कि नहीं, ब्रिटेन का डेलीगेशन नहीं आएगा। इससे ब्रिटिश बहुत नाराज हो जाते हैं। उनका यह कहना था कि जब तुम रशिया को आने दे सकते हो, उनका मिशन, उनका डेलीगेशन आ सकता है तुम्हारे दरबार में, तो हमें कैसे रोक रहे हो तुम? ये क्या बात हो गई? उनको ये लगने लग गया था कि ये शेर अली चुप चुप के रशिया के साथ बातचीत कर रहा है और रशिया इन्वेड करेगा। तो जो ब्रिटिश का वर्स्ट फियर था, जो सबसे उनका बुरा सपना था, वो सच होने जा रहा था, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा। अब आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताता हूं, आज दिन तक ये बात पता नहीं है कि जो ये रशियन डेलीगेशन यहां पर आया था, उसको लीड करने वाला डिप्लोमेट क्या सही में रशिया के जार ने भेजा था या वो अपनी मर्जी से आया था। ये बात आज दिन तक इतिहासकारों के बीच में एक चर्चा का विषय है कि ये रशियन मिशन एक्चुअली क्या पर्पस से आया था। सो इट इज अ बिट एम्बिग्यूअस। खैर कोई बात नहीं, हमें बस इतना याद रखना है कि सेकंड एंग्लो अफगान वॉर शुरू होता है 1878 में, और उसके पीछे अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि रशिया इन्वेड करने की सोच रहा था, और रशिया ने अफगानिस्तान में अपना एक मिशन भेजा था, डेलीगेशन भेजा था शेर अली के दरबार में, और ब्रिटिश मिशन को जब मना किया गया, ब्रिटिश डेलीगेशन को मना किया गया, तो लड़ाई छिड़ जाती है। तो इस स्थिति को दर्शाता हुआ एक बहुत शानदार कार्टून है उस समय के अखबारों से। ये बीच में शेर अली है, अफगानिस्तान के लीडर, जो अपने देश को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके सो कॉल्ड मित्र हैं। एक तरफ इनका मित्र ब्रिटिश इंडिया, जो कहता है कि देखो हम तो 40 साल से दोस्त हैं, और दूसरी तरफ इनका मित्र जारिस्ट रशिया, तो ये भालू और एक तरफ शेर, इन दोनों के बीच में बेचारे फंसे हुए हैं शेर अली। तो 1878 में लड़ाई शुरू होती है, और बिल्कुल फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की तरह यहां पर भी ब्रिटिश ट्रूप्स एंटर करते हैं अफगानिस्तान को, और काबुल और कंधार के बीच में सारा एरिया आसानी से जीत लेते हैं। बिल्कुल पहले अफगान वॉर की तरह यहां पर भी जो राजा है शेर अली, वो अपने कैपिटल को छोड़कर भाग जाता है, और इसकी डेथ हो जाती है 1879 में। तो ये एक बहुत ही क्रूशल और टर्निंग पॉइंट था लड़ाई का। अब जैसे ही शेर अली की डेथ होती है तो याकूब खान गद्दी पर आ जाता है विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो है वो इस याकूब खान के साथ पहले से संपर्क में थे। इनफैक्ट इन्होंने शेर अली को यह भी कहा था लड़ाई शुरू होने के पहले कि तुम गद्दी छोड़ दो और याकूब खान को अपनी गद्दी दे दो, क्योंकि याकूब खान जो है ये ब्रिटिशर्स के साथ चिट्ठी विट्ठी लिखकर दोस्ती बना के रखता था, और इनको बोलता था कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हारा सारा काम यहां पर करा दूंगा। तो याकूब खान जो है ही बिकम्स द रूलर, और यहां पर एक संधि साइन होती है दोनों के बीच में, जिसको ट्रीटी ऑफ गंदमक कहा जाता है। गंदमक एक छोटा सा गांव है काबुल और जलालाबाद के बीच में, वहां पर संधि साइन हुई थी, इसीलिए इसका ये नाम है ट्रीटी ऑफ गंदमक। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 1879 में जब से ये ट्रीटी साइन होती है, तब से अफगानिस्तान की विदेश नीति ब्रिटिश के हाथ में आ जाएगी। तो याकूब खान ने अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को दे दिया ब्रिटिश के हाथ में, और यह भी तय किया गया कि एक ब्रिटिश मिशन हमेशा काबुल में रहेगा, यानी कि एक दूतावास टाइप वहां पर रहेगा काबुल में, और उसको सेफ एंड सिक्योर रखना याकूब खान की जिम्मेदारी है। और याकूब खान कुछ ही महीनों के अंदर अपनी जिम्मेदारी में फेल कर जाते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट आया था काबुल में उसकी हत्या कर दी जाती है बाय सम रेबेल्स। तो कुछ बागी अफगान ट्राइबल्स थे, उन्होंने घुसकर ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी। इससे अंग्रेज बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने फिर से याकूब खान को मतलब सबक सिखाने के लिए एक आर्मी भेजी, और याकूब खान को कहा कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम गद्दी छोड़ दो, और एक दूसरा जो भाई था इसका उसको गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन ट्रीटी ऑफ गंदमक के बाद से फॉरेन पॉलिसी जरूर इनके हाथ में आ जाती है, और इन्होंने अफगानिस्तान को यह भी प्रॉमिस कर दिया बदले में ब्रिटिशर्स ने कि तुम पर अगर कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारी मदद करने आएंगे और तुम्हें पैसे वैसे भी दे देंगे। और कुछ एरियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, जो अफगानिस्तान और पंजाब के बॉर्डर का एरिया हुआ करता था, वो अब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। अब पंजाब प्रोविंस तो रहा, पंजाब एम्पायर तो रहा नहीं, पंजाब प्रोविंस है, तो वो पंजाब प्रोविंस में जोड़ दिया गया। बाद में उसको कर्जन ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
प्रोविंस अलग बना दिया था। और क्वेटा शहर भी इन्होंने अफगानिस्तान से हमेशा के लिए ब्रिटिश हाथों में ले लिया। तो इन्होंने कुछ टेरिटरीज भी ले ली, ये कहकर कि भाई तुम्हारा बॉर्डर तो हम सिक्योर, तुम्हारा और हमारा जो बॉर्डर है उसमें कुछ एरिया हमें दे दो ताकि हम सिक्योर महसूस करें। तो ये वाले एरियाज अफगानिस्तान से ले लिए गए, एक मिशन स्थापित करवा दिया गया, फॉरेन पॉलिसी इन्होंने पूरी अपने हाथ में ले ली। लेकिन इस ट्रीटी के तहत जो रेजिडेंट भेजा गया था उसकी कुछ ही महीनों बाद वहां पर हत्या कर दी जाती है, और इसीलिए याकूब की बजाय इन्होंने किसी और को गद्दी पर बिठा दिया। और लेकिन जैसे इस ब्रिटिश रेजिडेंट की काबुल में हत्या होती है तो लंदन में स्थित भारतीय मामलों के मंत्रालय में खलबली मच जाती है, और वहां से फरमान जाता है कि ये जो वाइसरॉय लिटन है इसकी पॉलिसी गड़बड़ है, इसको वापस बुलाओ। तो लिटन को अफगानिस्तान के कारण वापस आना पड़ता है। सो ही बिकम्स द सेकंड वाइसरॉय जिसकी नौकरी चली जाती है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। तो लिटन को वापस बुला लिया जाता है और इसकी पॉलिसी का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बेचारे के खिलाफ बहुत एडिटोरियल रोज रोज वहां लिखे जाते हैं। लेकिन अब याकूब खान को सबक सिखाना है और काबुल में अपना कंट्रोल जमाना है, तो फिर से आर्मी तो भेजनी पड़ेगी। तो फिर से ब्रिटिश ट्रूप्स को काबुल भेजा जाता है और अब्दुल रहमान को बना दिया जाता है नया अमीर। और पहले अफगान वॉर से सबक सीखते हुए इन्होंने फिर से अपनी आर्मी को यहां पर स्टेशन नहीं किया। इनकी आर्मी तुरंत लड़ाई खत्म होते ही वापस आ जाती है, और रिपन के टाइम पीरियड के दौरान अफगानिस्तान की जो ट्राइब्स हैं उनको ये अनुमति दे देते हैं कि आप अपना इंटरनल रूल रखो, हम ब्रिटिश आपके इंटरनल मामलों में कभी भी दखल नहीं देंगे, आप अपने लोकल कस्टम वगैरह फॉलो करो, हमें केवल आपके फॉरेन रिलेशन से मतलब है, आप रशिया वगैरह के साथ डील नहीं करोगे, वो काम हमारा है। एज लॉन्ग एज आप ये काम सही से कर लो, हम आपके इंटरनल मैटर में, आंतरिक मामलों में कभी कोई दखल नहीं देने वाले हैं। हमारा बस एक ही मकसद है कि रशियन एम्पायर और ब्रिटिश राज के बीच में ये बफर बना रहे, और इस बफर के बने रहने के लिए आपकी विदेश नीति हमेशा के लिए हम संभालेंगे। कुछ साल बाद एक कमीशन बिठाया जाता है, ड्यूरेंट कमीशन। उनको जिम्मा दिया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक प्रॉपर बॉर्डर ड्रॉ किया जाए। तो ये डुरांड लाइन बनाई जाती है जो आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो डुरांड लाइन 1893 में बनाई जाती है और ब्रिटिश और अफगान टेरिटरीज को डिमार्केट करती है। आजादी के बाद ये एरिया पाकिस्तान बन गया, तो अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन ये बहुत ही आर्टिफिशियल बॉर्डर है, इट इज नॉट अ नेचुरल बॉर्डर। तो इस बॉर्डर के दोनों तरफ पठान ट्राइब्समैन रहते हैं जो बिल्कुल एक कल्चर एक भाषा बोलते हैं। तो उनके लिए तो ये बॉर्डर केवल मैप पर है, रियलिटी में इस बॉर्डर को वो लोग फॉलो नहीं करते। पाकिस्तान सरकार को बहुत दिक्कत आती है इस बॉर्डर को मैन करने के लिए, यानी कि यहाँ पर आर्मी वगैरह तैनात करनी पड़ती है। इन्होंने अभी फेंसिंग का काम भी यहाँ पर किया था जो अब जाकर पूरा हुआ है, कुछ एरियाज में अभी भी नहीं है। तो अभी भी वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो इसको मानते नहीं है, उनका मानना है कि आर्टिफिशियल बॉर्डर है, ब्रिटिश बना के चले गए 100 साल पहले, तो हम इसको क्यों माने, हमारे तो लोग दोनों तरफ रहते हैं बॉर्डर के। और वो सच्चाई भी है, क्योंकि जो पख्तून पठान्स हैं वो मेनली इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और अफगानिस्तान दोनों एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पर ये बॉर्डर बनाने के बाद भी ब्रिटिश रूल ओवरऑल तो था, तो इसीलिए पठान्स यहाँ पर खुश नहीं थे। खास करके जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो अफगानिस्तान से छीनकर, अफगान एम्पायर से छीनकर ब्रिटिश इंडिया में डाल दिया गया था, इस एरिया के अफगान लगातार ब्रिटिश रूल के खिलाफ बगावत करते रहते हैं थ्रू आउट द 1880s एंड 1890s। और इन्हीं में से एक बगावत के समय बैटल ऑफ सारागढ़ी होती है जो काफी फेमस है 1897 में। इस पर कुछ साल पहले एक मूवी भी बनी थी केसरी नाम से। तो ये बैटल ऑफ सारागढ़ी उन्हीं ट्राइबल अपराइजिंग्स का एक हिस्सा है, ठीक है। इन कबीलों के द्वारा की जाने वाली बगावत को फाइनली कंट्रोल में किया जाता है करजन के द्वारा। करजन जो 1899 में वाइसरॉय बन के भारत आया था, उसने आते ही ये प्रॉब्लम देखी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाले एरिया में दिक्कतें आ रही है, इसको एक अलग प्रोविंस बना दो, इसको पंजाब से अलग करना पड़ेगा। तो NWFP एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया इसने। और फिर इसने कहा कि जो हमारी आर्मीज है या फिर जो हमारे मतलब सिख रेजिमेंट्स वगैरह हैं उनको वहां से हटाओ, जितने भी एडवांस पोस्ट हैं, जैसे कि सारागढ़ी वाली पोस्ट थी वहां पर वो तैनात थे ना, उस तरह के फौजें, उन फौजों को वापस वहां से हटाओ और इन्हीं ट्राइबल्स में से रिक्रूट करके इन्हीं को वहां पर किलों पर बिठा दो। तो ट्राइबल मर्सनरीज को इन्होंने ट्रेन किया, कमांड ऑफिसर ब्रिटिश ऑफिसर करते थे, लेकिन वहां पर एक्चुअल किसको बिठा दिया गया, उन्हीं ट्राइबल्स में से सिलेक्ट करके लोगों को एज अ मर्सनरी। मर्सनरी क्या होता है, जिनको आप पैसे देकर लड़ाई के लिए काम में लेते हो, ऐसे लोगों को मर्सनरी कहते हैं, उनको वहां पर बिठा दिया जाता है। इससे फाइनली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में शांति होती है। तो 15-20 साल तक ये जो बगावतें लगातार चलती रही सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद भी, ये करजन के काल में जाकर फाइनली सेटल होती हैं। अब सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन तब तक वर्ल्ड वॉर 1 आ जाता है। 1914 में शुरू होता है, 1918 में जाकर ये खत्म होता है। और उसके तुरंत बाद रशियन रेवोल्यूशन या उसके समानांतर रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ है। तो अब अफगानिस्तान वाले क्या देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे उत्तर में जो महान जारिस्ट एम्पायर था वो तो बिखर चुका है, वहां पर तो क्रांति आ गई, और दूसरी तरफ हमारे दक्षिण में जो ब्रिटिश एम्पायर है वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जीत तो गया है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब है, अभी अभी लड़ाई से उभरा है, बहुत ही कमजोर है। ऐसे में अफगानिस्तान के अमीर को कुछ लोग भड़काते हैं कि तुम है ना ब्रिटिश इंडिया पे हमला कर दो, अभी ये लोग बहुत कमजोर है, वर्ल्ड वॉर 1 में इनके सारे सैनिक गए हुए हैं, ये हार जाएंगे।
और ऐसा माना जाता है कि ये भड़काने वाले तत्व जो हैं ये ऑटोमन एम्पायर के एजेंट हुआ करते थे। ऑटोमन एम्पायर हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये ऑटोमन जो दूत वगैरह थे, राजदूत वगैरह रहते थे, उन्होंने अफगानिस्तान के शासक को ये भड़काया। तो ये घटनाक्रम चल ही रहा था। इस बीच में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। तत्कालीन अमीर हबीबुल्ला, ये अब्दुल रहमान का बेटा है, हबीबुल्ला की हत्या इसी का एक बेटा करवा देता है, अमानुल्लाह। अमानुल्लाह देखता है कि पापा का लंबा बहुत शासन चल गया, 15-20 साल से पापा बैठे गद्दी पे, इट्स टाइम फॉर मी। तो अमानुल्लाह जो इनके तीसरी औलाद थे और इनको कभी गद्दी मिलने वाली नहीं थी, तो इन्होंने पापा की हत्या करवा दी जब पापा शिकार विकार कर रहे थे। तो हबीबुल्लाह की डेथ, असैसिनेशन के बाद में अमानुल्लाह बिकम्स द न्यू रूलर। अब ये अमानुल्लाह वैसे एक प्रोग्रेसिव थे, यानी कि ये डेवलपमेंट वगैरह चाहते थे, जस्ट लाइक शेर अली, ये मॉडर्न एजुकेशन वगैरह लाने की बातें करते थे। लेकिन दरबार में कंजर्वेटिव्स का कब्जा था और कंजर्वेटिव्स इनके खिलाफ थे। ऊपर से इन्होंने पापा को भी असैसिनेट कराया था, तो थोड़ा सा वो वाला भी इनके खिलाफ गुस्सा तो था। लेकिन अमानुल्लाह को लगा कि मैं वर्ल्ड वॉर 1 में कमजोर पड़े ब्रिटेन के ऊपर हमला कर सकता हूं, और यही सोचकर इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया पर हमला करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अभी तक हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका है और इन एरोप्लेन्स की मदद से बम गिराए जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको इस्तेमाल भी किया गया था, और क्योंकि ये सारे प्लेन अब फ्री हो गए थे, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो ब्रिटिश ने इनको डाइवर्ट करा भारत की तरफ और अफगानिस्तान पर जमकर इन्होंने बम बरसाए। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये अफगानिस्तान पर पिछले 20 साल से नहीं बल्कि 100 साल पहले से बम गिरा रहे हैं। तो 1919 में भारतीय उपमहाद्वीप ने संभवत पहली बार बम वर्षा देखी इन एरोप्लेन्स के माध्यम से। हवाई जहाज का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना होता है आप ये बात समझिए। लड़ाई चल रही थी पेशावर के आसपास, जहां पर अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर था, लेकिन ब्रिटिश हवाई जहाज काबुल में जाकर अमानुल्लाह के पैलेस पर, अमानुल्लाह के महल पर बम गिराकर आ जाते थे। तो ऐसे में अफगान्स का मोराल बहुत जल्दी इससे डाउन हो गया, और केवल 3-4 महीने लड़ाई चली थी। मई में शुरू हुई थी और अगस्त में तो खत्म भी हो गई। ट्रीटी वीटी साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन होती है, और इस लड़ाई में दोनों ही कहते हैं कि हमारी जीत हुई। क्योंकि ब्रिटिश के लिए क्या फायदा रहा कि अफगानिस्तान ने जो हमला किया था वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया। तो अगर आप मिलिटरीली देखो तो ब्रिटिश की जीत हुई थी, स्ट्रैटेजिक विक्ट्री ब्रिटिश की थी। डुरैंड लाइन को फिर से इन्होंने अपना बॉर्डर तय कर लिया, इट वाज रीअफर्म्ड एज अ बॉर्डर। लेकिन अफगानिस्तान की भी एक छोटी सी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, छोटी क्या उनके लिए तो बहुत बड़ी थी। उन्होंने लड़ाई शुरू क्यों करी थी? क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होना था, वो इनको मिल गया, इनको अपनी आजादी मिल गई, सॉवरेंटी मिल गई। ब्रिटिश इंडिया ने यह डिसाइड किया कि अब से अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को वो हैंडल नहीं करेंगे। और ये विदेश नीति उन्होंने क्यों छोड़ दी? क्योंकि याद करो रशिया में क्या हो गया था 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन। तो वहां पर अब जार रहा ही नहीं था, और रशिया में 1919 में जब ये लड़ाई यहां पर हो रही थी तो वहां एक अलग गृह युद्ध चल रहा था, कम्युनिस्ट और जो कम्युनिस्ट नहीं थे उनके बीच में। और यूके पूरे प्लान के साथ बैठा था कि वहां पर कम्युनिस्ट की तो जीत होगी नहीं, तो जो नॉन कम्युनिस्ट हैं वो मतलब उनके सिविल वॉर में रेड और व्हाइट कहा जाता था, तो व्हाइट्स की वहां पर जीत हो जाएगी। और व्हाइट्स को सपोर्ट करता था यूके, और जितने भी यूएसए जैसे देश थे ये सब व्हाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे, और इनको लग रहा था इनकी जीत हो जाएगी। तो इन्हें लगा कि जब अगर व्हाइट की जीत हो गई तो ये तो वैसे भी हमारे फेवर के हैं, तो रशिया से क्या घबराना, तो अफगानिस्तान के माध्यम से अब अटैक होना नहीं है, तो इसीलिए अफगानिस्तान को दे दो उनकी फ्रीडम। ऐसे ही उनकी लाइबिलिटी है, इनको पैसे देने पड़ते हैं, आर्मी वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, तो इनको इनकी इंडिपेंडेंस दे दी जाए। तो अफगानिस्तान का जो लक्ष्य था, यानी अमानुल्लाह का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो गया। इनको इनकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिल गई, इन्हें अपनी पूरी आजादी मिल गई कि फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद संभालेंगे। और दूसरी ओर अफगानिस्तान को कोई भी टेरिटोरियल गेन नहीं मिला। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि लड़ाई का नतीजा क्या निकला, तो आप ये लिखेंगे कि ब्रिटिश स्ट्रैटेजिक विक्ट्री लेकिन अफगान डिप्लोमेटिक विक्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही एंग्लो अफगान वॉर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, पहले किसकी जीत हुई फिर किसकी हार हुई, तो यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है। हार के जीतने वाले को ही यहाँ पर बाजीगर कहा जाता है। तो कभी बाजीगर बने दोस्त अली, कभी बाजीगर बने शेर अली, कभी बाजीगर बने ब्रिटिश। इन एंग्लो अफगान वॉर्स के ऊपर ही रुडयार्ड किपलिंग ने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कभी टाइम हो तो पढ़ लेना, अभी पॉज करके पढ़ लेना। और अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बनने की शुरुआत कर चुका था, तो ब्रिटिश एम्पायर इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाया, आगे चलकर यूएसएसआर नहीं कर पाया, फिर यूएसए नहीं कर पाया, और अभी लेटेस्ट ये न्यूज़ है जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, यूएसए अपनी सेनाओं को जो थोड़ी बहुत वहां पर बची हुई हैं उनको अफगानिस्तान से पुल आउट कर रहा है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको इसका पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अनअकैडमी की तरफ से 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं, तीनों का आप लाभ उठाइए, इनसे अपने स्कोर्स को बढ़ाइए। इनके जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें आप हिस्सा लेकर
अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको प्लस कोर्सेज बताए ये आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आप इसमें अच्छी रैंक लेकर आते हैं। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको बस एक कोड यूज करना है, यूज द कोड महिपाल। यहाँ पर कोई एनरोलमेंट चार्जेस नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।